नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन क्लास में। मैं आर के बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 को 25 में हुई है, जो कि आपके 19 से लेकर 21 तक टोटल 6 शिफ्ट के अंदर संपन्न हुई है। इनका जो विज्ञान विषय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, पांच पांच क्वेश्चन हर शिफ्ट में, एक दो शिफ्ट में चार चार क्वेश्चन भी आए थे, बाकी ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है पाँच थे। जो क्वेश्चन आपके साइंस के आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का आज अपने जो है देखेंगे सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन यानी विस्तृत हल जो है वो इस वीडियो के अंदर अपने देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके आरपीएससी से रिलेटेड हो जिसे फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा जैसे आपके सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, आपके इसमें जो भी साइंस का पार्ट आता है, देखो फर्स्ट ग्रेड में आपके फर्स्ट पेपर में साइंस लगती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टॉपिक हैं, और अभी जो हाल ही में सिलेबस आया है उसमें थोड़ा चेंजेस भी आया है। और इसी के साथ में थर्ड ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड ग्रेड में आपके मैथ साइंस का अलग ग्रुप है। तो उसकी जो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स लिंक्स पे बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाता है। इसके साथ में आपको संतवीर सर यूट्यूब चैनल, संतवीर सर RES यूट्यूब जो चैनल है, इसके भी निःशुल्क क्लासें आपको उपलब्ध रहेगी, जिसके ऊपर आपको जो पूरा का पूरा कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा, प्लस में आपको MCQ जो है वो भी लास्ट में आपको करवाए जा रहे हैं। वो क्लासें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है संतवीर सर SS एजुकेशन एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन के ऊपर भी आपके क्या है जी, इस एप्लीकेशन के ऊपर भी आपके कोर्स चल रहे हैं। इन कोर्स के अंदर आपके जो मेनली जो है वो टेस्ट सीरीज चल रही है। क्या चल रही है भैया? टेस्ट सीरीज। उसको आप ज्वाइन करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और ये टेस्ट जो है फिलहाल थर्ड ग्रेड की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें आपके जीके प्लस में सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में लगे थे वही है। अब आप ये मत सोचना कि सीधा 27वां क्वेश्चन ले आए, मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से उठाए हैं। तो निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? किसके बारे में पूछ रहा है साथियों? प्रोटीन पाचक एंजाइम के बारे में पूछ रहा है। दो होते हैं, एक तो होता है आपका पेप्सिन और एक होता है आपका ट्रिप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन और है ट्रिप्सिन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपके धातु और अधातु वाले टॉपिक से आया हुआ प्रश्न है। इसके अंदर क्या पूछा हुआ है? कमरे के ताप पर तरल कौन सी धातु होती है? चाकू से कौन सी काटी जा सकती है आसानी से? उत्कृष्ट चालक धातु कौन सी है और उष्मा की चालक धातु कौन सी है? तो इसके अंदर अगर अपने देखेंगे ध्यान से, अगर अपने करें इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में मरकरी या पारा होती है। मरकरी या पारा ए का सेकंड किसमें है? ए का सेकंड आपके दो में है, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका कट हो जाता है। यहाँ से बच गया आपके पास ए और है, ए और है डी बच गया। आपके पास ऑप्शन कौन सा बच गया? ए और है डी बच जाता है। तो यहाँ से ए के अंदर आपके है और है, बी के अंदर है, ए डी के अंदर है, ये है। अगला है चाकू से कौन सी काटी जा सकती है? चाकू से सोडियम और पोटेशियम काटी जा सकती है। और उसके बाद में उत्कृष्ट चालक जो है वो चांदी होती है, और उसमें का कुचालक सीसा धातु होती है। तो देख लो क्या बना, ए का दो और बी का एक, बी का एक दोनों में है। फिर सी का आपके चार बनना चाहिए, सी का चार बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका फिट बैठ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं, तो नीले को लाल में बदलने के लिए आपको कौन सा पदार्थ चाहिए? अम्ल चाहिए। और लाल को नीले में बदलना है तो क्या होता है? क्षारक होता है। जो दोनों को नहीं बदलता वो उदासीन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अच्छा इजी सा प्रश्न है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, ये निम्न में से कौन सी विधि सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है ना? कौन सी विधि है जो पर्यावरण के अनुकूल है? खाद बनाना, जलाना, प्लास्टिक के थैलियों में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंकना, नदी में फेंकना। नदी में फेंकोगे तो भी नहीं है, प्लास्टिक तो लेना ही नहीं है, जलाने हैं तो वहाँ पे प्रदूषण होगा, लेकिन खाद बनाने से कोई प्रदूषण नहीं होगा। ये सबसे उपयुक्त आपका चुनाव रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं आपके, और आपके कंसेप्ट बेस्ड भी हैं। आप ऐसा नहीं कह सक गलत
इस क्वेश्चन को गलत करना मतलब आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्लो है, ये कह सकते हैं। वैसे लेवल के क्वेश्चन भी है, क्योंकि कुछ की साइंस जो है वो छोटी होती है, बाद में वापस पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में वसा यानी फैट के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? तो फैट के लिए या जो आप वसा जो बोलते हो ना, इसके पाचन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन तो प्रोटीन के लिए होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है लाइपेज जो है वो आपका आंसर रहेगा। एमाइलेज आपके लार में होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ओके, नेक्स्ट रोग वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लगभग हर एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देखें आप, अगर रोग टॉपिक लगते हैं तो। रोगों को पैदा करने वाले रोगाणुओं से मिलान करना है। तो टाइफाइड है, मलेरिया है, एड्स है, हाथी पांव रोग है। तो टाइफाइड जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से नहीं होता, मलेरिया होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है। हाथी पांव रोग कृमि से होता है। ठीक है, एड्स जो है वो आपके विषाणु से होता है। और टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। एक मिनट, 3 और 4 है। 3 4 ये एक ही ऑप्शन में है, सी का सेकंड बनेगा भाई। सी का सेकंड है, अच्छा सॉरी, सी का क्या बन रहा है? सेकंड है। तो 3, हाँ 3 4 2 1 है। हाँ 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 3 4 2 1 ऑप्शन डी बनेगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब। तो आपका ये दर्पण हो गया, इससे समान आकार का कहाँ मिलेगा? एक तो सी होता है और एक आपका एफ होता है और एक आपका पी होता है। जब आप अनंत पे रखते हो तो बिंदु आकार मिलता है। अनंत और सी के बीच या सी से परे रखते हो तो छोटा मिलता है। सी पे समान आकार का मिलता है। तो सी यानी वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र पर रखोगे तो समान आकार का मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और उल्टा मिलेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है? यदि किसी जीन विशेष में दो एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, प्रभावी, अप्रभावी। जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई देते वो अप्रभावी लक्षण, जो पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण। विषम युग्म जी अगला सॉरी, अगर आपके पास में एलील अलग अलग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं, तो वो विषम युग्म जी। अगर दोनों एलील समान हैं जैसे कैपिटल कैपिटल या स्मॉल स्मॉल, तो ये आपका समयुग्म जी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है? तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है छोटी सी। क्या है? काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक है, ये नीचे नीचे कॉपर है, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, कॉपर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का विलयन। तो ये रहा कॉपर, कॉपर से ऊपर है तो वो पॉसिबल नहीं है। नीचे, सॉरी उल्टा बोल दिया, कॉपर को विस्थापित, अच्छा विस्थापित करना तो इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। जस्ता, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है? तो इससे नीचे होगी वो नहीं कर सकती, ऊपर है तो कर सकती है। तो जस्ता ऊपर आ रहा है ये तो कर सकती है। लोहा ऊपर आ रहा है ये भी कर सकती है। चांदी नहीं कर सकती है। एल्यूमिनियम भी कर सकता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण, अभी बताया था आपका, ये आपका फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है और ये ध्रुव होता है। वक्रता केंद्र से परे मतलब सी और अनंत के बीच में तो छोटा आकार का बनेगा, वस्तु के समान का नहीं बनेगा, आवर्धित नहीं बनेगा, बिंदु नहीं बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलाना, इधर सूत्र है और इधर यौगिक का नाम है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भैया, है ना। तो थोड़ा सा फास्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर और स्पीड करनी है तो 2x पे करके देख सकते हो, वैसे मैं 2x की स्पीड में चल रहा हूँ, है ना। तो साथियों अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इसको। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है वॉशिंग सोडा।
तो ए का आ जाएगा थर्ड, ए का क्या आ जाएगा जी थर्ड, ए का थर्ड एक में ही है, तो ऑप्शन सी सीधा सीधा उत्तर हो गया। लेकिन और बता देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना होता है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड होता तो ये बिना बुझा चूना होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोल दो या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोल दो, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो देखो, यकृत से पितरस निकलता है, आंत से माल्टेज निकलता है, लार ग्रंथि से माइलेज बिल्कुल सही है, लेकिन गुर्दे से ट्रिप्सिन नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे है कि बेकिंग सोडे का सूत्र कौन सा है? बिल्कुल रिपीट हुआ प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट के साथ में डॉट 5H2O कर दें तो इसको बोला जाता है नीला थोथा। क्या बोलते हैं भैया? नीला थोथा भी बोलते हैं इसको। और इसके आगे अगर आप डॉट 10H2O लगा दोगे तो ये होता है वाशिंग सोडा या धोने का सोडा, धोने का सोडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया निम्न कारण से होता है? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की अधिकता, रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता, रक्त में पोटेशियम की अधिकता, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता। तो इसमें आएगा आंसर बी, रक्त में बिलिरुबिन या बिलिरुबिन की अधिकता होने से पीलिया रोग जो है वो हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी? यही वापिस से काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो सिल्वर नाइट्रेट और तांबा, सिल्वर कहाँ है? सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट ये रहा, तांबा जो है वो इसके ऊपर है, तो बिल्कुल ये विस्थापित होगा। और देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ये रहा, और चांदी, चांदी नीचे, ये विस्थापित नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ये रहा, और इसके साथ तांबा, तांबा ये विस्थापित नहीं होगा। आयरन सल्फेट है, आयरन ये रहा, और तांबा ये भी विस्थापित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अधिक अभिक्रियाशील तत्व ही कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, और इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन सा हैजा कोलेरा के प्रसार का प्राथमिक माध्यम है? संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में मच्छर काटना, दूषित पानी, हवा में मौजूद बिंदु कणों के माध्यम से। तो इसका आंसर रहेगा दूषित पानी का सेवन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिक्रियाओं से पूछा हुआ है। निम्न में अभिक्रिया दी हुई है और दूसरे में उत्तर दिया हुआ पहले में अभिक्रिया दी हुई है, दूसरे में उस अभिक्रिया का प्रकार दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। तो पहले में क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, यानी कार्बन जलाया जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी संयोजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया, चूना जो है उसको गर्म किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इसमें टूट रहा है, टूटना होता है विस्थापन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया, इसका तीसरा आएगा। फिर है लेड और कॉपर क्लोराइड, इसमें लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो रहा है, यानी विस्थापित हो रहा है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, सी जो अभिक्रिया है, ये आपकी होगी फर्स्ट। और लास्ट, सॉरी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा एरर आ गया, सी कहा चौथा आएगा, विस्थापन बोल रहा हूँ मैं, द्विविस्थापन से मिला दिया। और जो चौथा बच गया वो कौन सा है? आपके द्विविस्थापन है। तो इसका आंसर बनेगा बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अगले क्वेश्चन जो है वो भी सेम क्वेश्चन, दो बार लग गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पारा, मैग्नीशियम, सीसा, पोटेशियम। तो इसका सीधा सीधा आंसर कर दो बी। और अधिक अभिक्रियाशील होती है, इनको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। एक तो पोटेशियम और एक कौन सी होती है? सोडियम। और ये मुलायम भी होती है, चाकू से काटी जा सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क है, हृदय, फेफड़े, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा आएगा, बोन मैरो जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोन मैरो, क्लियर है। और इनका कब्रिस्तान जो होता है वो प्लीहा होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा। ये क्या होता है? प्लीहा कब्रिस्तान, कब्रिस्तान किसका? आरबीसी का, याद रखना इस बात। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन के तेल में, अभी बात कर रहे थे प्लेटिनम, तांबा, सोना, सोडियम, तो अधिक अभिक्रियाशील सोडियम को रखा जाता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए।
अगला प्रश्न, ये रोग है और इनको मिलाना है। वापिस वही सही वैसा प्रश्न आ गया, थोड़ी देर पहले आया था एक ऐसा प्रश्न। तो देखो, तपेदिक, खसरा, मलेरिया, दाद। तपेदिक यानी टीबी होता है, यानी जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करें, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो सी को मिला दो 4 से, तो सी में 4 कितनों में है, 3 में, तो ये ऑप्शन सीधा कट गया। फिर दाद या रिंग वॉर्म, ये होता है कवक से, तो डी का फर्स्ट देखो आप, डी का फर्स्ट एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब बच क्या गया, ये बच गए। तो खसरा किससे होता है, वायरस से, और मलेरिया किससे होता है, बैक्टीरिया से। क्लियर है, मिल गया होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, एंजाइम पेप्सिन ट्रिप्सिन निम्न में से स्रावित होते हैं। ये दोनों ही जो है प्रोटीन पाचक हैं। क्या पाचक हैं, प्रोटीन पचाते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और ये क्या आपके पेप्सिन अमाशय से निकलता है, बिल्कुल। ट्रिप्सिन लार से नहीं निकलता है, माइलेज निकलता है। यकर से पितरस निकलता है, अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है, ये भी गलत हो गया। यकृत से पितरस, अमाशय से, ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हैं ये तो। अमाशय और अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ट्रू होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। जोड़े पूछे तो कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। टोटल गुणसूत्र होते हैं कितने हैं, 46। कितने होते हैं, 46, जिसमें से 22 प्लस एक्स वाई होता है। 22 प्लस एक्स वाई बॉय में, और गर्ल में 22 प्लस एक्स एक्स होता है। जो एक गुणसूत्र बच गया, ये लिंग निर्धारित करता है, इसलिए इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं, एक मिनट मिटाना पड़ेगा, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, याद रख लो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, 4th ग्रेड में जितने आए हुए थे सारे प्रश्न मैंने फास्टली रिव्यू आपको करवा दिया। लास्ट प्रश्न देखते हैं, वह गुण जो F1PD में समय को प्रकट करता है वह क्या कहलाता है, उत्प्रवृत्ति कहलाता है, संकर कहलाता है, प्रभावी कहलाता है, प्रभावी कहलाता है, या अनुत्रित है। देखो इसमें इंग्लिश वर्जन में नहीं ला पाया, गलती से एक का रह गया। तो जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, इसका आंसर डी आएगा। लेकिन जो लक्षण नहीं होता वो अप्रभावी है। संकर होता है क्रॉस करवाना, उत्परिवर्ती मतलब चेंज आना, उसका उल्टा आना, जो भी आपका रिजल्ट है वो उसका अपोजिट आना, जो चाहते थे या जो होना चाहिए था। तो इस प्रकार से अपने जो चतुर्थ श्रेणी या 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा थी उसके साइंस बोले तो, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को कवर कर लिया है। तीनों को क्या कर लिया भैया, कवर कर लिया है। और तीनों के जितने क्वेश्चन आए हुए थे उनको अपने अच्छे से सॉल्व कर लिया। किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और उसका जवाब भी आपको मिलेगा। और इसी के साथ में अपने डेली आपको यहाँ एक क्लास मिलेगी, ठीक है। तो डेली आप MCQ जो क्लासेज है, MCQ किसके लाएंगे, जो PYQ हो रखे हैं आपके, जितने क्वेश्चन हो गए, जितने क्वेश्चन, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जितने पेपर आज तक भर्तियों के हो गए, जैसे RSM SSB के जितने पेपर हो गए ना अधीनस्थ बोर्ड के, वो सारे पेपर जो है उनमें जो साइंस के क्वेश्चन है ना वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। इससे आपको हिंट मिलेगा, क्या मिलेगा, हिंट, कि अपने पेपर में प्रश्न किस टाइप के बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं और अपने को कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीज़ आएगी आपकी। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो बात अपनी कुछ ऐसे है कि अपना जो बैच है वो यह चल रहा है, अपने यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं इस चैनल पे। इसके अलावा आप संतवीर सर RES नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको साइंस के साथ साथ में मैथ की क्लासें मिलती है, जीके की क्लासें मिलती है। अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो टीचिंग के लिए, स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी के साथ में इंग्लिश, ये सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलते हैं। इसी के साथ में एक स्पेशल और है, वो स्पेशल है आपके पंजाबी का स्पेशल जो कोर्स है वो यहाँ पर चलते हैं। और ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के लिए तो SS एजुकेशन ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो भी टीम के नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं।
तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।